आज हम हैं सिसवा विधानसभा के विधायक जी के साथ। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पे। जो ज़मीनी नेता ऊपर आया राजनीति में बिना परिवार के सपोर्ट के, बिना पैसे के सपोर्ट के, और उनकी कहानियों से सीख के हम इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं आगे वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए। तपस्या पूर्ण रही है। मैं संत तो नहीं हूँ, लेकिन जिंदगी उसी तरह बिताया हूँ, उसी तरह लेके चला हूँ। इसमें सर आपके परिवार की क्या भूमिका रही है? आपका परिवार, जैसे आपने बताया आपके पिताजी ने अपनी गाय बेच दी, आपकी बीवी ने अपने गहने बेच दिए, मतलब उनका कितना समर्थन रहा है आपका? और मेरी जहाँ तक माता पिता की जिंदगी, वो बिना पढ़े लिखे लोग थे, स्कूल का मुंह नहीं देखते थे। और मेरी पत्नी भी, वो नहीं पढ़ी लिखी स्कूल में, लेकिन जब हमारी शादी हुई, मेरे साथ रहने लगी, तो उनको हमने साक्षर बनाया। आप आज की जनरेशन के बच्चे जो आप तो राजनीति में आप मिलते हैं उनसे, तो उनको आप क्या लेसन देना चाहते हैं कि राजनीति में जो आना चाहते हैं वो क्या सीख सकते हैं? शिक्षित बना, पढ़ें। हम्म। साक्षर न बना, हम्म। शिक्षित बना, पढ़ें। और बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। ना नौकरी मिल सकती है, ना राजनीति में पैर जम पाएगा। हर आदमी योग्यता देख रहा है कि पढ़ा लिखा है कि नहीं, बोल पाता है कि नहीं। आज हम हैं सिसवा विधानसभा के विधायक जी के साथ। इनकी जर्नी पॉलिटिक्स में बहुत ही दिलचस्प रही है। ये 98 से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार बसपा से लड़े हैं और 2 बार भाजपा से लड़े हैं, और पिछली 2 बार से लगातार जीत रहे हैं सिसवा विधानसभा से। आज जानते हैं इनका राजपथ। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पे। मैं पहले अपनी संस्था के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारी संस्था का नाम है प्रजातंत्र, और प्रजातंत्र का जो मेन काम है वो उन लोगों को सपोर्ट करना है जो राजनीति में आना चाहते हैं, मगर वो उनका परिवार राजनीति में नहीं है, या फिर वो घर से बहुत धनी नहीं है। आज की राजनीति में उनको आना कभी कभी लगता है कि इम्पॉसिबल है, मगर हम लोग उन लोगों की कहानियां कवर करना चाहते हैं, जैसे आप हैं, जो ज़मीनी नेता ऊपर आया राजनीति में बिना परिवार के सपोर्ट के, बिना पैसे के सपोर्ट के, और उनकी कहानियों से सीख के हम इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं आगे वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, आपने मुझे इस लायक समझा और अपने शो में बुलाने का मुझे आमंत्रण दिया। और मेरी जो लाइफ रही वो बहुत तपस्यापूर्ण रही है। मैं संत तो नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी उसी तरह बिताया हूँ, उसी तरह लेके चला हूँ। और मैं 1962 में पैदा हुआ और 1976-77 में हाई स्कूल पास किया। जी। और मैं बिल्कुल लाचार, गरीब घर में पैदा हुआ था। मैं कुर्मी जाति का हूँ। मेरे पिताजी किसान थे और वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनको खुद नहीं पता रहता था कि हमारा जो बेटा है क्या करेगा। हम लोग 4 भाई हैं, 2 हमारी बहनें भी हैं। और मैं जब पढ़ लिख करके हाई स्कूल पास किया, तो लाचारी मुझे देख करके लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। और उस समय उत्तर प्रदेश में चरगावा एक जगह है जो गोरखपुर में था, अब भी गोरखपुर में है, बट महाराजगंज पहले गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में था और बाद में जिला बना था। वहाँ एक राजकीय कृषि विद्यालय था। उस विद्यालय में हम दाखिला लिए मेरिट के आधार पर। अच्छा। पढ़ने में हम ठीक रहे और फर्स्ट डिविजनर रहे, पास हुए, फर्स्ट डिवीजन हाई स्कूल हुए। तो उसी विद्यालय में मेरा 78 में चयन हो गया। मैं चला गया डिप्लोमा करने, क्योंकि उसमें से जो लोग पढ़ के निकलते थे उनकी राजकीय सेवा में ग्रुप 3 में कृषि विभाग में नौकरी मिलती थी। अच्छा। उसको देख करके हम गए कि हमारे माँ बाप हमको ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे, मुझे ग्रुप 3 की नौकरी कर लेनी चाहिए हम्म। और तभी होगा जब हम डिप्लोमा करेंगे। तो हम चले आए गोरखपुर डिप्लोमा करने। गोरखपुर से महाराजगंज और पिपरा बाबू, जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूँ, 55 किलोमीटर दूर था। उस समय मैं साइकिल से आता था। 5 घंटा, लगभग 6 घंटा समय लग जाता था। और वो साइकिल से आ करके मैं पढ़ता था और हफ्ते में 1 दिन जाता था। वहाँ हॉस्टल था, उसी में रहते थे हम लोग।
उसकी जो प्रैक्टिकल हुआ करता था, वो बड़ा टेढ़ा काम था। हुँ, कि जो हम लोगों को रोपाई करना पड़ता था, हम लोगों को धान की कटाई करना पड़ता था, गेहूँ की मड़ाई करना पड़ता था और वो कृषि डिप्लोमा के साथ-साथ किसानी सिखाते थे, कि आप लोग अगर प्रक्षेत्र अधीक्षक हो गए, हुँ, तो आप कैसे खेती कराएँगे? इसलिए खेती यहाँ समझो और जानो। तो हम लोग जो है हाफ पैंट के पहन करके धान की रोपाई करते थे, कटाई करते थे। तो उसी दौरान मुझे 50 लड़के हम लोग थे, जी, 50 लड़कों का हमको मेट बना दिया गया कि तुम महाराजगंज से आते हो, शरीर के तुम फिट हो हाँ, और इनका मेट रहोगे। इनको खेत में ले चलोगे, कोई भागे ना, काम देखोगे। तो हमको मिठाई का काम मिल गया 1978 से 80 तक हम मेट रहे हाँ, और काम प्रैक्टिकल का हम ही कराते थे। साथ-साथ जाते थे सबको, खेत में लगाते थे प्रैक्टिकल के काम में और फिर आते थे। तो मेट का हमें जो है, एक 50 लोगों का नेतृत्व करने के लिए एक हाँ, 78 में ही मौका मिल गया। जी, 50 लोग मेरे साथ रहते थे। हाँ, वही जाते थे खेत में। राजकीय कृषि विद्यालय जो चरगावा गोरखपुर में है, वहाँ लगभग 80 एकड़ का फार्म था और बीज संवर्धन केंद्र था और बीज पैदा होता था। हुँ, वो धान, गेहूँ जो हम लोग पैदा करते थे, वो किसान को उसकी मड़ाई करने के बाद सरकार उसको ले जाती थी और उसको साफ करके, हुँ, ग्रेडिंग करने के बाद किसान को बीज के रूप में बेच देती थी। और अच्छा, वो एक आय सरकार की भी होती थी और किसान को उन्नतशील बीज मिल जाता था। तो ये संघर्ष किए और 80 में हम लोग डिप्लोमा में रहे और 81 में हम डिप्लोमा पास कर गए। हुँ, और 82 में उत्तर प्रदेश में सरकार जो थी, उसने ये तय किया कि अब हम वर्ग 3 में बीएससी एजी लेंगे, डिप्लोमा वालों को नहीं लेंगे। तो हम लोगों की नौकरी फँस गई। बाप रे! हम लोगों की नौकरी नहीं मिली और हम लोग फिर अब नौकरी नहीं मिली तो संघर्ष शुरू कर दिए। हाँ, 50 लोगों का नेतृत्व हम करते थे। हाँ, फिर हम लोगों ने एक यूनियन बनाया, राज्य में लगे संघर्ष करने, हुँ, नौकरी के लिए लगे आने-जाने हम लोग उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में। हुँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोग गोरखपुर का नेतृत्व हमको देते गए कि भई गोरखपुर के बच्चों को ले आना, माँग करना, धरना देना, हुँ, विधानसभा में सवाल उठाना, कृषि मंत्री से मिलना। उस समय चौधरी यशपाल सिंह उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार में। मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री बीपी सिंह थे। अच्छा, हाँ, उसमें सिरपत मिश्रा जी बने थे, बाद में वीर बहादुर जी लेट बने, उसके बाद नारायण दत्त तिवारी बने थे। हाँ, नारायण दत्त तिवारी, तो उन्हीं के दौरान हम लोग जो है संघर्ष करते थे। हुँ, फिर अपने एक जनार्दन प्रसाद ओझा एमएलए हम लोगों के थे, हुँ, उन्हीं के यहाँ हम जाके सोते थे लुंगी बिछा के। हुँ, खाने का भी पैसा नहीं रहता था, बड़े जुगाड़-तुगाड़ करके हम लोग किसी तरह खाते थे। 8 दिन रहते थे और 80 में हमने जो है एक राजेंद्र जायसवाल नेता हुआ करते थे, अब वो मर गए। हुँ, उनके संपर्क में आए तो हमने कहा कि भैया हम लोग लखनऊ जाते हैं बार-बार, पैसा लगता है, कोई जुगाड़ बताइए कि पैसा ना लगे। हुँ, तो उन्होंने कहा कि देखो राजनीति करनी पड़ेगी और खादी आश्रम में एक झोला खरीदो और उस पर लिखाओ गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर क्रांतिकारी नेता प्रेम सागर पटेल और टांग लो टीटीआई दिखा दो तुमको छूट दे देगा लखनऊ उतर लेना। तो हम लोग उसको दिखा करके फिर फ्री चलते थे। हाँ, पैसा था नहीं, लेकिन शुक्र है ईश्वर का हम लोग कभी मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े नहीं गए। हुँ, ये कार्यक्रम काफ़ी दिनों तक हम लोग बिना टिकट यात्रा किए थे, हुँ, मजबूरी में और फिलहाल नौकरी जो है, हाथ नहीं लगी। हुँ, नौकरी हम लोगों को नहीं मिली, फिर न्यायालय में हम लोग गए, फिर न्यायालय में भी हम लोगों को अ, वो नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। हुँ, फिर हम फिर आए गोरखपुर, लगे पढ़ने। नौकरी मिली नहीं बेरोज़गारी में या लगे गोरखपुर जाने, साइकिल से आते-जाते थे, जमा कर देते थे। और बड़ी दयनीय स्थिति में हमारी ज़िंदगी गुज़री और एक बार कवि सम्मेलन विश्वविद्यालय में था। ये हुआ कि लेट होगा तो जाएँगे हम लोग कैसे? अंधेरी रात थी तो हमें गोरखपुर में रुकना पड़ा और हुँ, कोई मेरा था नहीं जी, और हम जाके स्टेशन पर खाना खाए और साइकिल को जमा किए और लुंगी बिछाए, लुंगी लेके हम हमेशा चलते थे, लुंगी जी, पहनते थे छींट वाला और वहीं सोए और सुबह रेलवे स्टेशन पर जो लोग सोते थे,
हाँ, उन लोगों को 4 बजे जगा दिया जाता था क्योंकि प्लेटफ़ार्म की सफाई होती सफाई है। होनी है। हाँ जी। तो एक बार हम सोए थे, एक शराबी शराब के नशे में आया, उसको उठाया गया, हाँ। वो आया इधर, उसने समझा कि भाई कुछ है, मेरे ऊपर पेशाब लगा करने। पूरी तरह बाप रे! हम पेशाब से उसके भीग गए और हमें अब सुबह महाराजगंज जाना था, तो जाएँ कैसे? तो फिर रेलवे स्टेशन के नीचे जो लाइन है, वहाँ उतर करके हाँ, एक आदमी से लुंगी माँग करके किसी तरह नहाए और कपड़ा सुखाए। हाँ। उसके बाद हम महाराजगंज के लिए आए। वो दर्द मुझे आज भी याद आता है बाप और रे! धीरे-धीरे हम जो है राजनीति में अपना आने-जाने से राजनीति मिल गई। हमारे क्षेत्र में एक जिला कृषि अधिकारी थे, वो जी, हमको किराया भाड़ा देते थे, आर के दास, उनकी भी मृत्यु हो गई एग्रीकल्चर डायरेक्टर के पद से। अच्छा। तो कहते थे ऐसा है तुम नेता बनो। और हमारे बिरादरी में कोई नेता नहीं है, छोड़ो नौकरी क्या करोगे? मंत्री बन जाओगे, विधायक बन जाओगे, एमपी बन जाओगे, नेता बनो। तो धीरे-धीरे हम एमएलए के बारे में जाने, हाँ, एमएलए लोग कैसे बनते हैं, कितना संघर्ष करते हैं। तो उन्होंने हमको सपोर्ट दिया और हम आना-जाना लगे तो कुछ पैसा वो देते थे 200, 500 इतने बहुत था उस ज़माने में खाते थे और राजनीति को शुरू कर दिए। तब कुर्ता-पैजामा हम पहन लिए 85-86 में और राजनीति लगे करने। लोग गाँव में, क्षेत्र में लगे नेताजी, नेताजी कहने हुँ। और इतना नेताजी का प्रचार हुआ, आज भी लोग हमको नेताजी ही कहते हैं, कोई प्रेम सागर पटेल नहीं कहता है। अच्छा, क्षेत्र में भी नेताजी लोग कहते हैं। हाँ, हमसे बड़े-बड़े नेता वहाँ हैं, लेकिन उनको नेताजी लोग नहीं कहते, नाम लेते हैं। हाँ। लेकिन हमको लोग नेताजी कहते हैं क्योंकि नाम ही सबसे नेताजी बन पुराने मेरा गया। नाम ही नेताजी हो गया। तो हाँ, 85 की दौर में हाँ, हम जो है राजनीति में आ गए हाँ, और धीरे-धीरे लगे राजनीति करने। हाँ, पढ़ाई हम करते रहे, पढ़ाई हाँ, फिर एमए पास कर लिए हाँ, और राजनीति को धीरे-धीरे हम मुद्दा बना करके एमपी, एमएलए से मिलना शुरू कर दिए। हाँ। और जब 84 में हमें याद है कि जब राजीव गांधी की सरकार बनी थी, जी, तो हम दिल्ली देखने आए थे जीएल ट्रेन से बिना टिकट। हाँ, और एक इलाहाबाद के एमपी हुआ करते थे राम पूजन पटेल जी, और उन्हीं के घर हम रुके। वो हमको लोकसभा दिखाए थे हाँ, कि भाई चलो तुम जात बिरादरी के हो, हाँ, लोकसभा चलो देख लो। हाँ, अकल हो सकता है तुम तो आओ लोकसभा में, बिल्कुल, राजनीति कर रहे हो, लेकिन हाँ, लोकसभा तो हमें ईश्वर नहीं दिया, हाँ, लेकिन विधानसभा दे दिया है। कल क्या करेंगे हमको नहीं पता है, हाँ, लेकिन हमको याद है वो बात, लोकसभा देख लो, कल हो सकता है लोकसभा में भी आना पड़े तुमको। हाँ, राजनीति कर रहे हो तो कोई ठिकाना नहीं, राजनीति में कब किसका किस्मत खुल जाए, हाँ, लेकिन राजनीति न छोड़ना। फिर हम जाति संगठन से जुड़े, फिर किसान आंदोलन से जुड़े, फिर एक संस्था हमने बनाई। हुँ, उसके माध्यम से हम मेधा पाटेकर के संबंध में आए अच्छा, और गुजरात में जो बंदे का आंदोलन किया, जी, उसमें हम भाग लेने पहली बार गुजरात राज्य में गए। उनके साथ रहे तो बोलने का हमारे अंदर एक गुण आ गया था, धीरे-धीरे बोलना शुरू कर दिए थे। तो मेधा पाटेकर हमको बहुत मानती थी। अच्छा, तो उस ज़माने में हमको फैक्स मशीन दी थी वो। हाँ, तो वो बहुत आंदोलनकारी महिला थी, लंदन भी जाती थी, अब बिल्कुल, पता नहीं बिल्कुल, है कि नहीं मैं नहीं जानता। हाँ, काफ़ी एज हो गई, महाराष्ट्र की रहने वाली थी, जी, जी, लेकिन संघर्ष बहुत करती थी। उनके संघर्षों के बूते पर हम लोग संघर्ष सीख गए कि हाँ, कैसे लड़ा जाता है, कैसे अपने मुद्दे को लेकर के उठाया जाता है, हाँ, ज़रूरत पड़ने पर कैसे सड़क पर सो लिया जाता है, हाँ, आंदोलन बन करके, आंदोलनकारी बन करके कि भाई हमारा काम नहीं होगा तो हम नहीं जाएँगे। हाँ, हमको जेल ले चलो, हमको फांसी दो, हमको गोली मारो, हाँ, मंजूर है, लेकिन हमारा काम होना चाहिए, होना लोगों चाहिए, का काम होना चाहिए। उन्होंने हाँ, सिखाया हमको। वाह! फिर वो दौर धीरे-धीरे पढ़ते गए, 90 पार कर गए। महाराजगंज में 89 में जिला बन गया। हाँ, तो जिला बना तो वहाँ गठन हुआ, हाँ, जिला गोरखपुर से अलग हो गया। हुँ, तो हम लोग जो है, हमारी जो गोल थी विद्यार्थी जीवन की, वो कहती थी भाई नेता तुम हो, हुँ, एक चुनाव आएगा जिला पंच परिषद का, हुँ, उसमें लड़ना हाँ, और उसमें पार्टी सिंबल नहीं देती है जी, और लड़ो हाँ, और जहाँ से चाहो लड़ो। नेता तभी बनोगे जब चुनाव लड़ोगे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो हम 94 में पहली बार जिला पंचायत का चुनाव लड़े। हमारा चुनाव निशान था रेल का इंजन। अच्छा, हमारे खिलाफ जो चुनाव लड़े वो बहुत बड़े आदमी कौन थे। लोग? राहत रूह तेल के मालिक थे अच्छा, और वही उनसे हमारा मुकाबला हुआ। हम लोग चुनाव लड़े और बाद में वो हमको हराए हाँ, और जिला पंचायत के अध्यक्ष वो बन गए। हाँ, और हम 94 में लड़ के हार गए
और उनका चुनाव निशान था छाता, हाँ, हमारा निशान था रेल का इंजन। वो अच्छा, तो गाँव में छाता बँटवा दिए, हम हाँ, रेल का इंजन कहाँ बँटवाएँ? तो सही हमारे बात है। सामने तो बड़ी मजबूरी थी, हम हाँ, रेल का इंजन लेके लड़ते रहे हाँ, और हार गए। हाँ, हारे लेकिन पीछे नहीं हटे, क्योंकि लड़े बड़े आदमी से, जी, तो एक ताकत, एनर्जी हमको मिली हाँ, कि टकराओ तो पहाड़ से, हाँ, अगर तोड़ ना पाओ तो हिला दो ताकि आने वाले तूफान में वो पलट जाए। तो एक एनर्जी हमको मिली, क्या लोहिया बात की कही है, किताब से हमने पढ़ा क्या था, बात है। हाँ, और वो एनर्जी मिली और हम 94 में हार गए हाँ, जिला पंचायत का चुनाव। हाँ, फिर बीएसपी के कांसी राम जी जी, गांव-गांव में घूम करके, जिला-जिला घूम करके अपना संगठन बना रहे थे। जी, तो मैं दिल्ली उनसे मिलने आया हुँ, और उनसे संपर्क में आया, बातचीत किए, हमारी शरीर देखे, लंबा-चौड़ा देखे, कुर्ता-पैजामा देखे, बोले तुम्हारे क्षेत्र में कोई पटेल नेता नहीं है, हाँ, तुम राजनीति करो हमारे साथ। उनके संपर्क में हम आ गए और उन्होंने हमें 2 ही चीज़ सिखाया, देखो भाई प्रेम सागर तुम बहुत गरीब हो, हुँ, लाचार हो और तुम जिस तरह बता रहे हो राजनीति में पैसा की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन हिम्मत बहुत ज़रूरी और बुद्धि बहुत ज़रूरी है। तुम पढ़े लिखे हो हुँ, और जीवन में 2 चीज़ याद रख लो हुँ, कि बुद्धि बादाम खाने से नहीं होती है, ठोकर खाने से होती है। क्या बात है। हाँ, और वो चीज़ मैंने काशीराम से सीखा। हाँ, दूसरा उन्होंने सिखाया मुझे, बताया, पॉकेट में गांधी हो या ना हो, लेकिन सीने में आँधी रखो, सफल हो जाओगे, कोई पीछे नहीं हट पाएगा। हाँ, न हटा पाएगा तुम। बहुत संघर्षशील आदमी, बहुत बढ़िया वक्ता हो तुम। हाँ, तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। जी, तो उनके साथ जुड़ गए। फिर 95-96 में उत्तर प्रदेश से मायावती गठबंधन हो गया माननीय मुलायम सिंह यादव जी से। जी, वो सरकार बन गई और सरकार बनने के बाद मायावती मुख्यमंत्री हो गई। जी, फिर स्टेट गेस्ट हाउस कांड में वो बवाल हुआ, उसी में हाँ, मुख्यमंत्री बनी वो। जी, 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 और 4 महीना में जो काम मायावती ने किया, हाँ, जो ट्रेनिंग काशी राम जी देते थे, जी, वो बताते थे कि पहले ब्यूरोक्रेट को ठीक करना होगा। हाँ, अगर इन पर कब्जा कर ली, हाँ, तो देश पर कब्जा कर लोगे। बिल्कुल, ये हालात थी, वो लोग उनसे हम लोग ये बात सीखते थे, हुँ, काशीराम साहब से। जी, और हम 94 में हार गए थे, हाँ, ठोकर लगी थी। हुँ, उनकी बात मुझे याद आई कि बादाम खाने से बुद्धि नहीं होती, ठोकर खाने से होती है। हाँ, पाकिट में गांधी हो या ना हो, सीने में आधी आंधी लेके चलो, जी, आगे बढ़ोगे, कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, तो 96 में, 95 में हम बसपा में उनके साथ काम करना शुरू कर दिए हाँ, और पूर्ण रूप से समाहित हो गए बीएसपी में। हाँ, और मायावती भी हमको जान गई हाँ, और वे काशीराम जानते थे। उसके बाद जो है 96 में हुँ, हमको लोकसभा लड़ने के लिए हुँ, काशीराम जी कहे, लेकिन हमारा टिकट कट गया। एक राम राज, हुँ, वो दिल्ली के एक बार सांसद थे, दलित, क्या नाम था? मुझे याद नहीं आ रहा। पहले भाजपा से सांसद हुए थे, अच्छा, कि दलित बिरादरी के थे। वो आईआरएस अफ़सर थे। हुँ, उन्होंने मेरा टिकट कटवा दिया, फिर वहाँ हर्षवर्धन जी को टिकट मिल गया। मैं अच्छा, 96 में चुनाव नहीं लड़ा। हाँ, और जब मुख्यमंत्री मायावती 96 में थी, तो महाराजगंज जिले का नाम, हुँ, मैंने उनसे प्रस्ताव किया कि वो पटेल जिला है हाँ, और साहू जी महाराज को आप बार-बार कहती हैं, तो उसका नाम रख दीजिए साहू जी महाराज नगर, महाराजगंज हटा दीजिए। हाँ, तो वो साहू जी महाराज नगर तय हो गया। साहू जी महाराज की मूर्ति जिला मुख्यालय महाराजगंज में लग गई, अच्छा, लेकिन वो हर्षवर्धन जी विरोध कर गए। 96 में लड़े थे, हार गए थे, वो हाँ, विरोध कर गए। मायावती को चैलेंज दे दिए कि हम जो है जिले का नाम साहू जी महाराज नगर नहीं रखवाने देंगे, हाँ, हम प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना नगर चाहते हैं। अच्छा, वहाँ के सक्सेना जी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हाँ, महाराज इनमें 77 में वो सांसद बन गए थे। हाँ, हम लोग पढ़ते थे, हाँ, तो उनके बारे में जानते थे हाँ, और उनकी यादगार आज भी है। हाँ, अच्छे लीडर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हाँ, गांधी जी के साथ आंदोलन करते थे अच्छा, अच्छा, और बहुत त्यागी आदमी थे। मैं हाँ, विद्यार्थी जीवन से उनको जानता सक्सेना था। जी, बाद में हाँ, उन्होंने वहीं डिग्री कॉलेज बनाया हुँ, और उसी डिग्री कॉलेज से मैं बीए पास हूँ, अच्छा, क्योंकि वहीं भुजिया भात सिधरी मछली खा करके हम लोग पढ़ने जाते थे। हुँ, बड़ी गरीबी थी, महुआ का लट्टा खाते थे। हुँ, हमारे बाप गढ़वानी करते थे, उनके साथ जंगल में हम लकड़ी बीनने जाते थे।
और दिन रात करके मेहनत करते थे और बीए पास वहीं से किए थे। बाद में एमए यूनिवर्सिटी से हम पढ़े और राजनीति में हम धीरे-धीरे जब बढ़ना शुरू किए, मायावती जब गई महाराजगंज, तो हमको बुलाई, कहीं कि भाई प्रेम सागर तुम्हारा टिकट 96 में कट गया हाँ। और आज मैं हर्षवर्धन को पार्टी से निकाल रही हूँ अच्छा। और हर्षवर्धन जी चुनाव लड़े, वो भी हार गए। तुम 98 की लोकसभा तैयारी करो, तुमको लड़ाऊँगी। उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया, हमको कह दिया कि तुमको लड़ना है, फिर अडिग हो गई मायावती और 98 में हमको लोकसभा का टिकट दिया मायावती ने। अब लोकसभा का टिकट दिया, पर्चा दाखिला करने के लिए पैसा नहीं था। अच्छा। बहुत विपत्ति में हम पड़ गए। हाँ। हमारे मित्रों ने कहा नहीं टिकट फेंक दो, कैसे लड़ोगे? 5 विधानसभा है, पैसा तुम्हारे पास नहीं है। हाँ। कितना हम लोग चंदा मांगेंगे, किसका गोड़ पकड़ेंगे? एक विधानसभा रहे तो समझ में आता है, लेकिन 5 विधानसभा कैसे लड़ोगे? तो फिर मैं मायावती के पास आया और कहा कि बहन जी हम लोकसभा नहीं लड़ पाएंगे, पैसा नहीं है। बोले भाई तुम ही तो कह रहे थे कि साहब ने पढ़ाया है कि पॉकेट में गांधी हो या ना हो, सीने में आंधी होना चाहिए, उसको ले करके लड़ो। अपने समाज से चंदा मांगो, लेकिन लड़ो। अगर लड़ गए, जीत हार तो मैं नहीं कह पा रही हूँ, लेकिन तुम जो है बहुत क्रांतिकारी नेता महाराजगंज जिले में बनोगे, क्योंकि बहुत अच्छा भाषण देते हो तुम। पूर्वजों को जानते हो, जितने महापुरुष हैं सबके बारे में जानते हो। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में घंटों बोलते हो, सरदार पटेल के बारे में घंटों बोलते हो। सरदार पटेल के इतिहास को हमको तुमने बताया था कि इस देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कितना अत्याचार किया था उनके मरने के बाद। उनके लाश को फूंकने नहीं देना चाहते थे, उनके यहाँ उनके विभाग के सचिव नहीं जाने देना चाहते थे। बैन लग गया, कैबिनेट में नोटिस आ गई, कैबिनेट में तय कर दिए और फिर भी ये राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति को भी उन्होंने चिट्ठी लिखा है कि एक मंत्री के, कैबिनेट मंत्री के अगर दाह संस्कार में जाएंगे तो राष्ट्रपति का जो पद है वो परंपरा गलत होगा, नहीं जाना चाहिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी गए। ये सब बात तुम हमको बताए हो और तुम ही भाग रहे हो। जाओ लड़ो, हिम्मत करो, हिम्मत करो, हो सकता है तुम्हारे भाग्य में हो तुम जीत जाओ। मैं तुम्हारे जैसे व्यक्ति को लोकसभा में देखना चाहती हूँ। क्या बात। और तुम बहुत अच्छे ओरिएटर हो, तुम लड़ो, हिम्मत बांधो। मेरे पार्टी में भी बहुत पैसा नहीं है, लेकिन कुछ पैसा मैं दे देती हूँ। तो 2 लाख रुपया बहन मायावती ने हमको निकाल के दिया और वही मेरा मनोबल बढ़ा। लोकल ट्रेन से मैं लखनऊ आया सिंबल लेकर के, फिर 98 में पर्चा दाखिला किया, लड़ना शुरू किया। 5 विधान सभा था। हमारे खिलाफ बहुत बड़े नेता और बहुत बड़े पूंजीपति लड़ रहे थे, माननीय पंकज चौधरी जी। अच्छा। जो आज के वित्त राज्य मंत्री हैं, वही हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, हम लड़ रहे थे। दोनों में बड़ी टकराहट हुई। हम 2 मोटरसाइकिल के साथ जाते थे, खड़ा करते थे, छोटा वाला स्पीकर ले करके दोनों पैर रख करके मोटरसाइकिल पर भाषण देते थे। मंच लगाने का पैसा नहीं था। मेरी बीवी ने सारा जेवर बेच दिया। मेरी 2 गाय बहुत अच्छी थी, ब्याही थी, 20,000 में दोनों गाय 10-10 हजार में मेरे बाप ने बेच दिया। बहुत जलालत सह करके मैं चुनाव लड़ा और तहलका मच गया कि बहुत अच्छा नेता है, महाराजगंज का रहने वाला है और इसको जिताओ। लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आंधी थी कि इस बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बनेंगे जी 89 में। उनके आंधी में मैं हार गया। लेकिन 1,50,000 लगभग वोट जनता से मैंने अपने बैलेट पेपर पर बंद कमरे में मोहर लगवाया। मेरा विश्वास भाई साहब बहुत बढ़ा। हारने के बाद क्रांतिकारी जोश मेरे अंदर आया और मेरा बड़ा बेटा पैदा हो गया था, दूसरा अभी पैदा नहीं था। लेकिन पैसा बहुत आड़े आ रहा था कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे कैसे। मेरा बच्चा पढ़ रहा था और ये मुझे चिंता सता रही थी और मैं चुनाव 98 हार गया। मेरे बच्चों की पढ़ाई सामने आ रही थी कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, दूसरा भी पैदा हो गया था। तो मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए 98 में माननीय कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो डिप्लोमा वालों को ग्रुप 3 में नौकरी देने का आदेश कर दिया। सबकी नौकरी लग गई। जितने लोग 80 से 82 के बैच के डिप्लोमा थे उत्तर प्रदेश में, सबकी नौकरी ग्रुप 3 मिल गई। राजकीय सेवा में हम चले गए।
ओके। इस लालच में गए कि हमारे हाँ, बच्चे हमारे तनख्वाह से पढ़ पढ़ लें। लेंगे कम से कम। तो जो तनख्वाह हम पाते थे, हाँ। उसी से हम बच्चों को पढ़ाते थे और हुँ। 12 तक हमारे बच्चों की पढ़ाई हुई, 2012 तक। तब तक मैं नौकरी में था और 12 में हमने त्यागपत्र दे दिया। तब हमारी सेवा 98 में शुरू हुई, 12 में यानी 14 वर्ष में कोई पेंशन नहीं था। हाँ, बहुत बड़ा रिस्क हुआ तो फिर मायावती हमको बुलाई, कही कि नहीं आप तुम जो है मुख्यमंत्री थी हाँ, और तुमको चुनाव लड़ना है। हाँ, तो फिर मैं 12 में इस्तीफा दिया नौकरी से हाँ। और चुनाव लड़ने के लिए आया। टिकट मायावती दी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी जी, और फिर जो है मैं चुनाव हार गया। हाँ। 33,000 वोट आए थे हाँ, आपके। हार गया। हाँ, मेरे खिलाफ बहुत बड़े भाजपा के उम्मीदवार चले गए लड़ने। हाँ, माननीय रमापत राम त्रिपाठी जो 2 बार विधान परिषद सदस्य रहे, हाँ, 2 बार उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे। हाँ, वो माननीय राजनाथ सिंह जी के बहुत करीबी हैं और माननीय पंकज जी उनके शिष्य हैं, वही हाँ, ले गए हाँ, ताकि मैं न जीतूँ चुनाव में, वोटों का वितरण हो जाए और मैं हार जाऊँ। लेकिन वो भी हारे और मैं भी हारा, समाजवादी पार्टी जीत गई। हाँ। लेकिन हार गया, पेंशन भी हमारी फँस गई। फँस गई। हाँ, कितनी कड़ी तपस्या थी भाई साहब। हाँ, मैं ताकता था तो अब क्या होगा? अब हाँ, तो नौकरी भी चली गई, हाँ, लेकिन संतोष था बच्चे हमारे हाँ। पढ़ लिख लिए, तीनों इंजीनियरिंग कर लिए। अरे वाह! तब हम जो है हिम्मत जुटाए तो बच्चों को कहीं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लगवाया। हाँ, उनके तनख्वाह जो आना शुरू किए, तो मैं हार गया तो पैसा देते थे, मैं दिल्ली तक आता था। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 1 डेढ़ साल के बाद हम दिल्ली में एक पत्रकार से मिले जी। और उन्होंने कहा कि तुम भाजपा में आ जाओ। और ये 2013 की बात है। 2013 में हाँ, भाजपा में आ जाओ हाँ, और तुम जो है भाजपा में आओगे तो चुनाव तुमको लड़ा करके 14 में जिताया जा सकता है। महाराजगंज की सीट 14 में खाली थी, पंकज चौधरी जी हुँ, चुनाव हार गए थे। हुँ, हर्षवर्धन जी उनको हरा दिए थे। हुँ, तो हम कहे भाजपा में आएँगे कैसे? तो गुजरात में काम किए थे, उन्होंने कहा कि भाई एक नेता का नंबर हम देते हैं, हाँ, उनसे तुम फ़ोन करो, वो डिप्टी सीएम है माननीय नितिन पटेल। हाँ, उनसे बताओ कि हम आपके जात हुँ, बिरादरी में भाजपा में आना चाहते हैं, हाँ, तो हो सकता है तुम्हारी बात कंसीडर करें। अब हाँ, बुलाएँ, तो हमने माननीय नितिन पटेल जी को फ़ोन किया 13 में हाँ, कि सर मैं यहाँ का रहने वाला हूँ हाँ, और लोकसभा लड़ के आ रहा हूँ, विधानसभा लड़ के आ रहा हूँ, लेकिन भाजपा में आना चाहता हूँ। हुँ, लेकिन भाजपा में जब तक आप नहीं चाहेंगे, हम नहीं आ पाएँगे। माननीय नरेंद्र भाई मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री थे। हुँ, उन्होंने कहा, "कहाँ हो आप?" हमने कहा, "दिल्ली में आए हैं।" हाँ, बोले, "दिल्ली से आप एक ट्रेन चलती है राजधानी, हाँ, उसको पकड़ के अहमदाबाद आओ, तुमको रुकने, खाने, गाड़ी की व्यवस्था हम करेंगे स्टेट गेस्ट हाउस में। हुँ, तुमसे मिलेंगे, तुमसे मोदी से मिलाएँगे तो भाजपा में आओ। हाँ, मोदी जी देश की राजनीति करना चाहते हैं। अच्छा। तुम्हारे जैसे आदमी की ज़रूरत है।" हुँ, तो मैं फिर गया गुजरात, नितिन पटेल जी से मिला। स्टेट गेस्ट हाउस अहमदाबाद में रुके। वो अहमदाबाद में घर है, गांधीनगर में डिप्टी सीएम हुआ करते थे, तो सरकारी खाना वो दोपहर का खाते थे, सुबह का नाश्ता अहमदाबाद करके जाते थे। हुँ, तो उनके साथ दोपहर में हम खाना खाए और 2 बजे के बाद माननीय मोदी जी को फ़ोन लगाए। मोदी जी हमको बताए कि एक लोकसभा हारा हुआ आदमी है डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज का, पटेल समाज का, और वो उसको हम पार्टी में लाना चाहते हैं, आप मिल लीजिए, देख लीजिए कि कैसा है। हाँ, तो माननीय मोदी जी जब हम गए तो चुनाव आयोग की वेबसाइट से मेरी हिस्ट्री निकाल कर रखे थे अच्छा, कि भाई तुम तो बहुत अच्छा चुनाव लड़े हो 98 में, हाँ, तुम 12 में भी लड़े हो, रमापत राम त्रिपाठी के खिलाफ लड़े हो, बड़े कद्दावर नेताओं के साथ लड़े हो, तो भाई भाजपा में तुम काम करो हाँ, और भाजपा में हम तुम्हारा स्वागत करते हैं और टिकट की गारंटी नहीं है, हाँ, लेकिन हो सकेगा तो तुमको लोकसभा 14 के लिए बोले। हाँ, कि हाँ, लड़ाया जा सकता है, तुम हाँ, ओरेटर अच्छे हो, वक्ता अच्छे हो। तो रिसर्च करके पूरा बैठे। बैठे थे, रिसर्च करके बैठे थे, मैं पहली बार जाना कि हाँ, आयोग के वेबसाइट पे मेरा नाम है, हमको पता नहीं था हमारा नाम भी कंप्यूटर पर है। हाँ, हाँ, 2013 में मैंने जाना, हाँ, कि मोदी साहब अमित शाह साहब को फ़ोन लगाया, अमित शाह जी अ, महामंत्री थे उत्तर प्रदेश के, प्रभारी हो गए थे हाँ, और अशोक रोड के एक छोटे से कमरे में माननीय राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, बैठते थे बेचारे। हाँ, बड़ी दर्दमय ज़िंदगी देखा तो उनकी कुर्सी घूम नहीं पाती थी, मोटी शरीर थी, उसी में बैठते थे। हाँ, अमित शाह जी की ज़िंदगी वो थी तो मैं आया,
मोदी साहब फ़ोन किए, फिर अमित शाह साहब के पास मैं आया, हाँ, तो मिला हम, कहे कि ठीक है भाई, अब तुम भाजपा में हम जॉइन करा देंगे तुमको, हाँ, और अब गुजरात हो के आए हो तो भाजपा में काम, बट काम तुम शुरू करो। हाँ, जॉइन हम करा देंगे, काम शुरू करो, तो बिना भाजपा में आए हम काम शुरू कर दिए। हाँ। और उसके बाद सरदार पटेल तो की, बट तब तब आप बसपा के सिंबल पे ही हाँ, काम कर रहे हाँ, थे? बसपा के बट सिंबल क्षेत्र पर, में अकेले हाँ, काम अकेले करना कर था। रहे थे। हाँ, और उसके बाद सरदार पटेल की मूर्ति बनने का ऐलान माननीय मोदी ने किया था। गाँव-गाँव से खुरपी, हाँ, हँसुआ, फार हाँ, इकट्ठा हो रहा था, गणासी, जी, लोहा इकट्ठा किया जा रहा था लौह पुरुष के नाम पर, हाँ, कि पूरे भारत से लोहा इकट्ठा करने की ज़िम्मेदारी हाँ, वहाँ के डिप्टी सीएम नितिन पटेल को मिल गया उत्तर प्रदेश से। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जब आए तो हम मिलने गए, तो बोले तुम्हारी ज्वाइनिंग हो गई? कहे कि नहीं, भाजपा में हम ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अच्छा, फिर उन्होंने मोदी साहब से बात किया हुँ, कि प्रेम सागर पटेल की ज्वाइनिंग नहीं हुई और 6 महीना से टहल रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर माननीय अमित शाह जी से बात किया कि किससे क्या मैं नहीं जानता। लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने हमको फ़ोन लगाया, कहा कि भाई प्रेम सागर पटेल आपकी ज्वाइनिंग उत्तर प्रदेश भाजपा में 23 दिसंबर को होगी, उस दिन किसान दिवस है, तुम किसानों पर काम करते हो हाँ, और ये तय हो गया, तुम ज्वाइनिंग करने के लिए पार्टी के दफ्तर में आओगे 23 दिसंबर को। ठीक, 23 दिसंबर 13 को हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हुँ, और तभी से भारतीय जनता पार्टी में काम शुरू कर दिए। और 14 में मैंने लोकसभा का टिकट माँगा, लेकिन हमको टिकट नहीं मिला हुँ, और हम दूसरे दल से आए थे। दल के जो नेता थे माननीय पंकज चौधरी, उन पर दल ने विश्वास किया कि भाई हमारे पुराने वर्कर हैं, हुँ, लोकसभा में जब आंधी आ रही है तो हाँ, कोई जीत जाएगा, तो उन्हीं को टिकट मिल गया। वो जी, जीत गए, तो जीते भी। जब टिकट मिल गया तो माननीय अमित शाह से हम मिलने गए, तब वो प्रभारी थे। हुँ, तो किराए के घर में माननीय अमित शाह जी रहते थे। हुँ, मैं मिलने गया तो कहे, कैसा है प्रेम सागर, तुम्हारा टिकट तुम्हें नहीं दिला पाया, हुँ, लेकिन तुम दल नहीं छोड़ोगे हुँ, और तुम काम करोगे। आज जब भी कभी मैं देश में महामंत्री हूँ भाजपा का, अध्यक्ष बन जाऊँगा, तो तुम्हारा टिकट तुम्हारे घर भिजवाऊँगा। हुँ, इंतज़ार करना। संजोग से विधाता की माया बहुत अप्रबल, 16 में माननीय अमित शाह जी अध्यक्ष हो गए। हुँ, तो हम मिले, बोले नहीं अपनी तैयारी करो, तुमको टिकट देंगे। हुँ, तो हम तैयारी कर लिए और उन्होंने 17 में हमको टिकट दिया सिसवा विधानसभा में, और दिया तो माननीय रमापत राम त्रिपाठी का टिकट काट के दिया। वो हुँ, हमको भाजपा में नहीं चाहते थे आए, हुँ, लेकिन वो हम भाजपा में भी आए, उनका टिकट भी काट के हमको टिकट मिला और प्रचंड बहुमत से हाँ, हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जीत के गए। 38 विधायक कुर्मी बिरादरी के जीते, हाँ, सपा और भाजपा बसपा मिला के, जिसमें 71,000 वोट से मैंने लीड दिया और जी, जी, सबसे ज्यादा पटेलों में मैं विधायक बन के सदन में बैठा। हुँ, और तभी से मैं भाजपा का काम कर रहा हूं और भाजपा में दूसरे बार भी मेरा टिकट काटने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया, हुँ, लेकिन अमित शाह जी ने कहा कि जो टिकट प्रेम सागर का काट रहा है उसको कहो हरा देगा, हुँ, लेकिन टिकट उसी को देंगे, वो जीतेगा, फिर प्रचंड बहुमत से जीतेगा। हाँ, उसकी बहुत अच्छी लोकप्रियता है, हाँ, हमारे जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें आई है। फिर हाँ, उन्होंने टिकट दिया हमको, फिर हम 72,000 वोट से जीत के आए, हाँ, सबसे ज्यादा। फिर कुर्मी बिरादरी में हम जीत के हाईएस्ट उत्तर वोट प्रदेश से, के विधानसभा में आए हैं। इस हाँ, बार कुर्मी बिरादरी के 42 एमएलए हैं, सपा और भाजपा मिला करके। हाँ, सबसे ज्यादा वोट से मैं ही जीत के आया हूँ हाँ, और आज विधायक के रूप में काम करता हूँ। हुँ, यही मेरी छोटी सी जिंदगी है, बहुत दर्द भरी कहानी है। मेरे माँ बाप दोनों बिना पढ़े लिखे, हाँ, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया है। हाँ, उसके बाद में एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मेरा लगाव है, एक छोटा सा कॉलेज भी मैंने बनाया। अच्छा, विधायक बनने के बाद वहाँ बच्चों को हम जो है कभी-कभी पढ़ाते भी हैं। हुँ, समय रहता है तो प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राइमरी स्कूल है उसमें भी हम पढ़ा देते हैं। हुँ, शिक्षा से मेरा बहुत लगाव है हुँ, और मैं जानता हूँ नॉलेज इज़ ए पावर। हुँ, जो शिक्षित है, जिसके पास नॉलेज है, वही सत्ता के शिखर पर राज्य करेगा। हुँ, यही भाई साहब मेरी ज़िंदगी है और यहाँ तक आया हूँ। आज विधायक बन कर के उत्तर प्रदेश के विधानसभा में हूँ हाँ। और काम कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में। सर तो अब आपकी जो पूरी कहानी है उससे सबसे बड़ा जो मुझे लेसन मिला है वो है कि धैर्य रखना चाहिए। बहुत ज़रूरी चीज़ है और काम करते रहना चाहिए, काम नहीं रोकना चाहिए। अभी
हमारी जो नई जनरेशन है उसको लगता है कि यार टिकट ही नहीं मिलेगा, काम ही मत करो। आपने काम करा, संघर्ष करा, टिकट नहीं भी मिला फिर भी काम नहीं रुका, काम आप करते रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मोटिवेशन हमें बहुत मतलब सारी हमारी जनरेशन को इससे फ़ायदा मिलेगा, हमें समझ आएगा कि संघर्ष करते रहना चाहिए। इसमें सर आपके परिवार की क्या भूमिका रही है? आपका परिवार जैसे आपने बताया आपके पिताजी ने अपनी गाय बेच दी, आपकी बीवी ने अपने गहने बेच दिए, मतलब उनका कितना समर्थन रहा है आपका? बिकॉज़ अगर आप नहीं भी जीते कितना रिस्क होता है राजनीति में, कि आपने अपने घर-बार बेच दिया, सब कर दिया और आप जीते नहीं। कितना रिस्क है, तो वो रिस्क आपने कैसे लिया और आपके परिवार का क्या साथ रहा? नहीं भाई साहब, वही नहीं किया, मैंने राजकीय सेवा से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफ़ा दे दिया, हाँ। राजकीय सेवा से बहुत अच्छे पद पर मैं तैनात था, प्रक्षेत्र अधीक्षक के पद पर था जी। और उस पर त्याग पत्र दिया। पेंशन नहीं मिला और न हुँ, मिलता, फिर भी मैंने रिस्क लिया। हाँ। और मेरी जहाँ तक माता-पिता की ज़िंदगी, वो बिना पढ़े-लिखे लोग थे, स्कूल का मुँह नहीं देखे थे। हुँ, और मेरी पत्नी भी, वो नहीं पढ़ी-लिखी स्कूल में, लेकिन जब हमारी शादी हुई, मेरे साथ रहने लगी, तो उनको हमने साक्षर बनाया है। हुँ, दस्तखत करना जानती है, लेकिन पढ़ी-लिखी नहीं है। हुँ, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बीटेक हैं, 2 सिविल से, 1 मैकेनिकल से, वो हुँ, पढ़े-लिखे हैं। हुँ, मैं प्राइमरी एजुकेशन से पढ़ा हूँ। हुँ, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ, टाट पर पढ़ा हूँ, पटरी लेक पढ़ा हूँ, मिट्टी के दवात लेके जाता था, हुँ, उसमें नरकट के कलम से लिखता था, हुँ, उसे दुधिया घोर करके सफ़ेद जो होता है, उसी से मैं पढ़ाई पढ़ा हूँ। हुँ, और लगातार जो है फटा पैंट पहना हूँ। जो बोरा ले जाते थे वो भी फटा मिलता था, नया बोरा घर से नहीं मिलता था। अभी स्कूल की स्थिति ठीक नहीं थी। हाँ, हम लोग बोरा ले जाके बिछाते थे, उसी पढ़ते थे। पैंट भी फटी रहती थी, बोरा भी फटा रहता था। हाँ, संघर्ष का दौर था। जब हाँ, मैंने पहली बार लोकसभा लड़ा, हाँ, जिला पंचायत में तो किसी तरह जेल गया। हाँ, जब लोकसभा लड़ा, 5 विधानसभा पड़ा, हाँ, तो मैं बिल्कुल हिल गया और मेरे पिताजी ने सब कुछ दाँव पर लगा दिया। हाँ, वो कहे कि नहीं, मेरा बेटा नेता बनेगा। हाँ, और वो साइकिल से प्रचार करते थे। गाड़ी चलाना आता नहीं था, मोटरसाइकिल भी नहीं था हाँ, और साइकिल से प्रचार करते थे। जितने उनके एज के लोग थे, हर गाँव में जाते थे, हाथ जोड़ते थे। "दू गाम तू चला, दू गाम तू चला", सबको बाँटते थे, प्रचार कराते थे और शाम को कहीं खा हो के लोग आते थे। हाँ, और वो दिन मैंने देखा है कि मेरी माँ ज़िंदा थी और मेरी माँ और मेरी बीवी का कोई ऐसा जेवर नहीं था जो हम लोग बेच नहीं दिए। और गाय माता को हमने बेचा, लेकिन आज भी हुँ, गाय रखा हूँ, गाय का दूध पीता हूँ, गाय का सेवा करता हूँ। 2 गाय आज भी मेरे घर पर हैं महाराजगंज में। हुँ, और लोग देखते हैं, उसको स्नान भी कराता हूँ, उनका पैर भी छूता हूँ, कभी-कभी उनका दूध भी दूह देता हूँ, आदमी नहीं रहता है। लेकिन सेवा और गाय अब हमारे जीवन का एक आदर्श बन गया है। उनकी आदर्श को मैं मानता हूँ। अगर गाय, मेरा ये मानना है कि अगर गाय पालने वाला कोई है, तो कभी वो बीमार कम पड़ेगा और गरीब नहीं रहेगा। रोटी-दाल उसको ज़रूर मिलेगी, इतना आशीर्वाद गाय में है। हाँ, और गाय को हर इंसान को पालना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी तो गाय के दीवाने हैं और किसी चीज़ के दीवाने नहीं हैं। हाँ। गाय के दीवाने हैं। गाय के पीछे मजनू की तरह काम करते हैं। हाँ, सर तो मुझे लगता है कांची राम जी की जो बात थी कि नोट कि जेब में गांधी ना भी हो तो सीने में सीने आँधी। में आंधी होना चाहिए, वो घार कर गई आपके सीने में। और उसी चीज को आपने लेके पूरी लाइफ अपनी रिस्क पे डाली, अपने नौकरी से इस्तीफा दे के आप राजनीति में आए। ये बहुत बड़ा लेसन है क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क तो यही है। अगर आज मैं सोचता हूँ कि राजनीति पे आऊंगा, सबसे पहला डर ये लगता है कि घर कैसे चलेगा, शादी हो गई है, घर कैसे चलेगा, बच्चे हैं, घर कैसे चलेगा, उनकी पढ़ाई कैसे होगी, बट वो रिस्क आपने लिया और उसी रिस्क का रिवॉर्ड है जो आप आज 2 बार आप विधायक बने, आगे उम्मीद करता हूँ सांसद हो, फिर मंत्री बने, तो बहुत अच्छी बात है। आप आज की जनरेशन के बच्चे जो आप तो राजनीति में आप मिलते हैं उनसे, तो उनको आप क्या लेसन देना चाहते हैं कि राजनीति में जो आना चाहते हैं, उन वो क्या सीख सकते हैं? वो उनको मैं यही कहना चाहता, पहले से वो शिक्षित बनें, पढ़ें। हुँ, साक्षर ना बनें, हुँ, शिक्षित बनें, पढ़ें और बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। ना नौकरी मिल सकती है, ना राजनीति में पैर जम पाएगा। हुँ, हर आदमी योग्यता देख रहा है कि पढ़ा लिखा है कि नहीं, बोल पाता है कि नहीं। तो वो बहुत महत्व है। राजनीति में आना है तो पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ लिख करके बोलना और सीखना ज़रूरी है, ताकि वो आगे लोगों को सिखा सके, लोगों के लिए खड़ा रह सके।
हुँ, तभी जब वो होशियार रहेगा, पढ़ा लिखा रहेगा। मैं ये नौजवानों को आह्वान देना चाहता हूँ। ये हुँ, मैं कहानी हूँ, कितने संघर्ष करके यहाँ तक आया हूँ। हुँ, नौकरी छोड़ दिया, पढ़ाई में कितना दर्द उठाया, हुँ, रेलवे स्टेशन पर सोया। हुँ, लोगों ने मतलब एक शराबी ने मेरे शरीर पर पेशाब कर दिया, पूरी शरीर भीग गई। हुँ, तभी मैं पीछे नहीं ताका। हुँ, संघर्ष और लड़ना, आगे चलना ये मेरा ध्येय है। आज भी हुँ, मेरे संघर्षों की हमारे जिले में, हमारे विधानसभा में आंधी है। हुँ, उसी की देन है कि हुँ, हमारे गरीब हमारे साथ 100% खड़े रहते हैं हुँ, कि विधायक जी जो कहेंगे वो करेंगे हुँ, और तुरंत काम कराते हैं, तुरंत फ़ोन करते हैं और हुँ, तुरंत खड़े हो जाते हैं। नहीं, ये गरीब के साथ अत्याचार है, नहीं होगा हाँ, और इसका काम होना चाहिए। तो आज मेरी जो है विधानसभा में अच्छी समझ है लोगों के, अधिकारियों के बीच में जी, और अधिकारी हमारा सपोर्ट करते हैं, इसलिए हाँ, मैं सही बात करता हूँ, न्याय के लिए लड़ता हूँ। हुँ। तो जैसे सर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में एक लड़का रह रहा है नोएडा में, आप अगर उसके मेंटर हो, आप उसके गुरु हो, तो और वो लड़का राजनीति में आना चाह रहा है, तो आप उसको क्या ज्ञान देंगे सबसे पहले कि सबसे पहला काम क्या शुरू करे वो करना? वो देखिए गाँव में अगर वो पढ़ा-लिखा है और जी, पढ़ा राजनीति लिखा है। करना चाहता है, राजनीति की कोई क्वालिफ़िकेशन है नहीं। हाँ, इस देश में भारत का नागरिक होना चाहिए, हाँ, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए हाँ, और मवाली है, हाँ, चोर है, तस्कर है, शराबी है तो चुनाव लड़ सकता है। हाँ, इस देश में व्यवस्था है। बिल्कुल। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको अधिकार दिया है, जी, लड़ने का और 18 साल की आयु पूर्ण हाँ, होने पर वोट देने का। ये उन्होंने हाँ, अधिकार दिया हम लोगों को। हाँ, तो अगर वो राजनीति में आना चाहता है तो गाँव से शुरू करनी चाहिए। हुँ, जो गाँव में पंचायतें हैं, हाँ, जो काम हो रहे हैं, उनके कामों का आकलन करिए कि आगे कैसे काम हो रहे हैं। हाँ, जब काम होंगे तो ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी मिलेंगे। हाँ, काम अगर खराब कर रहा है, एडीओ पंचायत मिलेंगे। हाँ, वो अगर नहीं सुना तो बीडीओ मिलेगा। हुँ, बीडीओ नहीं सुना तो डीडीओ मिलेगा। हुँ, डीडीओ नहीं सुना तो सीडीओ मिलेगा। सीडीओ नहीं सुना तो कलेक्टर मिलेगा। हुँ, और जिले में इन लोगों के मिलने के बाद कोई न कोई काम सफलतापूर्ण हो जाता है। हाँ, जब होगा तो उसको साहस बनेगा, एक काम लोगों मैंने के करा काम दिया, करवाए। लोगों के काम मैंने कराया, लोगों हाँ, के काम आया हाँ, और वो धीरे-धीरे, धीरे डेवलप कर जाएगा। तो राजनीति किसी के बाप की बपौती नहीं है, हाँ, मैं ये मानता हूँ। हाँ, जो ही मेहनत करेगा उसी की है, ईमानदार होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, आगे चलने के लिए हमेशा हाँ। खड़ा रहना चाहिए, बट कभी उनको पहले एक नेचुरल एडवांटेज मिल जाता है अगर पिताजी या कोई राजनीतिक परिवार के हैं आप तो देखिए, एक ये बड़े एडवांटेज तो मिल नेता जाता के है। बेटे हैं, वो तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। नहीं तो मोदी जी के जो इंटरव्यूज हम देखते हैं परिवारवाद पे, उसमें मोदी जी ये बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं है कि मंत्री का लड़का मंत्री बन जाए, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट वो जनता से चुन के आना चाहिए। सिर्फ उसकी क्वालिटी सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि वो मंत्री का बेटा है। उसका अकेला क्वालिटी ये नहीं होना चाहिए। तो जैसे भाजपा में भी ऐसा नहीं है कि नेताओं के बच्चे नहीं है बट वो या तो एबीवीपी ज्वाइन करते हैं, संघर्ष करके फिर ऊपर आते हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है जैसे मान लीजिए केसीआर, केटीआर हैं या देवेगौड़ा, एचडी कुमारस्वामी है, राहुल गांधी जी हैं ये सब। तो ये सब नेचुरली एक वो है कि जनरेशन से नेता बन रहे हैं तो नेता बन रहे हैं। तो आप इस चीज़ में अभी आज का आप लोकसभा देखें तो ऑलमोस्ट 40% जो नेता हैं वो किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं। 40%। तो अब इससे धीरे-धीरे देश कैसे मूव अवे करेगा? ऑब्वियसली प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि परिवारवाद के विरुद्ध एक मुहिम चलाएगा भाजपा। बट समाज में भी जो फ्यूडल सिस्टम है कंट्री का, समाज में भी वो बदलाव आना चाहिए। तो इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, समाज में बदलाव तो ला रहे हैं, हुँ, जो हमारे पार्टी में बड़े नेता हैं, हुँ, जिनकी उम्र घट रही है, वो सोचते हैं बेटा को लड़ाना है, नाती को लड़ाना है, हुँ, बीवी को लड़ाना है, पतोहू को लड़ाना है। तो मोदी जी इसमें बहुत सावधान हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ, उनके सावधानी का कोई जवाब नहीं है हुँ, और ऐसा वो करने वाले नहीं हैं। ऐसा कर ले गए, तो हमारे जैसे दबे-कुचले लोग नेता बन कर के देश में बड़े पदों पर पहुँच सकते हैं। नहीं तो वही लोग बार-बार आएँगे। हुँ, फिर जो समाज में क्योंकि देखिए, सबको वोट देने का अधिकार है। एक ही वोट देने का अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है। हुँ, किसी को 2 वोट देने का अधिकार नहीं दिया है। हुँ, अब बहुमत की सरकार बननी है, तो हुँ, जिसका सबसे ज़्यादा वोट है, उसी का वोट से सरकार बननी है, लेकिन होता नहीं है।
हुँ, वोट बिखर जाता है, जिसका वोट है वो बाहर टहल रहे, जिसका वोट नहीं है वो मलाई खाते नज़र आते हैं। हुँ, ऐसा लोगों में इसीलिए हुआ कि शिक्षा पर हम ध्यान नहीं दिए। हुँ, अगर लोग शिक्षित हो गए होते, तो कोई जवाब नहीं था। आज देखिए, हमारी जो शिक्षा की पद्धति है, जो मोदी जी ने व्हाट्सएप, मोबाइल हुँ, को जोर दिया है हाँ, गाँव में, हाँ, हमसे ज़्यादा हमारे गाँव की जो बिना पढ़ी-लिखी महिलाएँ पहले जान जाती हैं देश में क्या हुआ है, हुँ, गाँव में। अब हाँ, पहले लोग नहीं जानते थे, 5 किलोमीटर दूर अखबार पढ़ने जाते थे। हाँ, अब हर घर में मोबाइल है, हाँ, हर घर में व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है। हुँ, अब जागरूकता आई है। हुँ, अब लोगों को भरमा करके, लोगों को चूतिया बना करके नेता अपना वोट नहीं डलवा पाएगा। हुँ, वोट पर उसका अधिकार नहीं है। वोट जनता अपने मन से जा जा रही है देने हुँ, और देख रही है कौन पार्टी हमारे लिए कर रही है, उसी को वोट डाल के आ रही है। हुँ। आप लाख भरमाइए, वोट देने वाली नहीं है वो। बट चुनाव भी सर महँगा नहीं होता गया? आपने अगर 98 का चुनाव लड़ा, उसके बाद 2012, 2017, 2022, धीरे-धीरे आप ये नहीं देख रहे कि पिछले 2 दशक में चुनाव लड़ना बहुत ही ज़्यादा महँगा हो गया है? मैम, मतलब कोई सामान्य घर का लड़का अगर सोचे भी तो उसको शंका होगी कि क्या वो इतना फंड अरेंज कर भी पाएगा या नहीं कि लड़ ले? तो ये कैसे कम करा जाए? नहीं देखिए, समाज में जो जिनके पास पैसा लगाते हैं, हम लोग तो मतलब सामान्य पैसे में चुनाव जीतते हैं। हाँ। लोग कहते हैं हमने वोट खरीद लिया, हमारी जनता 2 बार से हमें जिताई है, ₹1 नहीं ली वोट देने के लिए। हुँ, माँगी ही नहीं पैसा, कि हमको पैसे पर वोट देना है, आप पैसा दीजिए, नहीं माँगती है। वो मोदी के नाम पर, भाजपा के नाम पर हुँ, वोट दे रही है। मैं देख रहा हूँ जो राशन दे रही है हमारी हाँ, सरकार, बहुत इम्पैक्ट है हाँ। उसका। गरीब को राशन दे, 80% लोग राशन उठा रहे हैं। हुँ, जो हमारी योजनाएँ हैं, हुँ, उस पर वोट दे रही है। इसको हम लोग प्रचार-प्रसार लगातार कर रहे हैं। इसीलिए गाँव में हाँ। मोदी जी का बार-बार कहना है, अमित शाह जी का बार-बार कहना है, जनता को जोड़ो और उनको ज़रूर जोड़ो जो सरकारी योजनाओं से लाभ उठा रहे हैं। वो लाभार्थियों को। तुम्हारे हुँ, असली लाभार्थी है। तो इस हाँ, देश में आज जो हम देख रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा नागरिक नहीं है, हुँ, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सरकार से लाभ नहीं पाया है। हुँ, कोई नहीं कह सकता इस देश का नागरिक हमने लाभ नहीं लिया है। हुँ, वो अगर पूछेंगे हमसे क्या, तो वैक्सीन ही लिया, हुँ, वो भी फ्री में दिया है मोदी जी ने। हुँ, कोरोना की वैक्सीन आप देखें तो सबको फ्री मिला है। हुँ, जो लोग वैक्सीन के नाम पर भाजपा को गाली देते थे, हुँ, वो लोग वैक्सीन लगवाए तभी बच पाए। हुँ, तो धन्य है मोदी जो जान बचाए, नहीं तो हाँ, माँ मर गई, लोगों के बाप मर गए। लोग कहते थे विधायक जी दरोगा को भेजिए, हमारे बाप का लाश घर में है, निकाल दें। हुँ, बाप के लाश को नहीं छूते थे। हुँ, ऐसे लोगों को मोदी जी और भाजपा की सरकार ने बचाया है, हुँ, वो लाभ दिया है। तो वो नहीं कह सकते हम भारत में रह करके फ्री में कोई लाभ नहीं लिया है। हुँ, सबको दिया है मोदी जी हुँ, ने। ये रिकॉर्डेड है, कोई नहीं है हुँ, जो कोरोना का वैक्सीन जो है हुँ, भारत के बाहर से खरीद के लगवाया हो। हुँ, सबने अस्पताल पर, नर्सिंग होमों में, पीएससी पर, सीएससी पर लगवाने का काम किया। कोई सरकार को पैसा नहीं दिया भाई साहब। हुँ, ये भाजपा की देन है। हुँ। मोदी और अमित शाह की देन है। इतनी बड़ी क्रांति आई। सर बट एक बार आप भाजपा के नेता ना होके एक बार सिर्फ राजनेता की तरह आप बताइए कि एक नया आदमी जो चुनाव लड़ना चाह रहा है, क्या पैसा उसके लिए एक रोक नहीं है कि इतना पैसा खर्च होगा अगर? पार्टी का अपना वोट तो होता ही है, बिल्कुल होता है। पार्टी का वोट है जो मोदी जी के नाम पे पड़ रहा है। बट आप अगर 70,000 से जीत रहे हैं इसका मतलब आपका भी वोट है। आपका खुद का भी वोट होगा 40-50 हज़ार तो आप 70,000 से जीत रहे हैं। तो वो 30-40 हज़ार खुद का वोट बनाना भी कितना संघर्ष का काम है और उसके लिए भी रिसोर्सेज लगते हैं, पैसा लगता है। तो वो एक नए नए जनरेशन का आदमी कैसे उसको अरेंज करे? नहीं देखिए, वो नए जनरेशन के आदमी को काम करना पड़ेगा। हुँ, चुनाव जो होता है वो अब जो परिपाटी है, पहले ज़माने में ज़्यादातर निर्दल लोग जीत जाते थे, अपराधी हाँ, जीत जाते थे। अब सबकी बाज़ार बंद कर दिया है जनता ने। हुँ, अब राष्ट्रीय पार्टियों के साथ खड़ी हो रही है हुँ, और वोट दे रही है और वोट जनता बिना पैसे के देती है। हुँ, ये अफ़वाह है कि पैसा बाँट के कोई चुनाव पाता है और बड़ा आदमी चुनाव जीत सकता है। अभी अंबानी लड़े हार जाएगा, हुँ, कितनों पैसा बाँटेगा? हाँ, टाटा लड़े हार जाएगा, कितनों हाँ, पैसा बाँटे?
हाँ, पैसा से चुनाव ये लोग नहीं जीत सकते हैं हाँ, और फटहा नेता हरा देगा इनको। हाँ, ये है जनता में। जनता का विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी है। जनता में ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है कि हम आपके लिए हैं, खड़े रहेंगे आपके दुःख-दर्द में। जनता वोट देती है, मेरा ये मानना है, मैं अपने विधानसभा में देखता हूँ। तो पैसे का कार्ड सिर्फ संघर्ष है। एकदम। मतलब गांधी का ऑपोजिट आंधी है फिर हाँ, दिल्ली। आँधी है। सीने में आँधी लेके चलना है तभी राजनीति में आइए। हाँ, हाँ, उसके बिना नहीं हो नहीं पाएगा। उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। पैसे से चुनाव नहीं जीता सकता, हुँ, पैसे से माहौल बनाया जा सकता है। हुँ, चुनाव जनता जिताती है, मेरे समझ से वोट पैसे पर मिलता ही नहीं है, हुँ, दलाल खा जाते हैं। हुँ, सही जनता बात, नहीं पाती है पैसा। सही मैं बात। तो भाई किसी को पैसा नहीं दिया हूँ ₹1 मैं कैसे हाँ, हाँ, कहूँ? इतना वोट देती है, सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने उत्तर प्रदेश का हाँ, अपने चुनाव में। हाँ, तो मैं मानता हूँ और जहाँ से मैं चुनाव जीतता हूँ, हाँ, वहाँ से 75 साल के इस आज़ाद भारत में 60 साल एक ही परिवार का एमएलए मंत्री हुए हैं, हाँ, सिसवा स्टेट। हाँ, और वहाँ जाके मैं 2 बार हराया और नेस्तनाबूद हो गए लोग, हुँ, क्योंकि जनता को मैंने खड़ा किया। हाँ, पहले 50,000 ही वोट में और 5,000, 10,000, 15,000 से जीत जाते थे हाँ, और मैं 1,27,000 वोट अच्छा, पाया हूँ। हाँ, वो राजा साहब खुद हमसे एक बार पूछे, "ये वोट कहाँ से आया? हाँ, ये किसका वोट है? किसका सिर्फ वोट है?" जाति का तो नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। उतना मेरे जाति का वोट में नहीं है, जितना हाँ, वोट पोल होता है। जनता सही का वोट है, गरीबों का वोट है, सही बात। लाचारों का वोट है। जो लोग हम समझते हैं कि हमारा विधायक दबा हाँ, के हमारा काम कराता, हमारे लिए खड़ा रहता है, थाने में फ़ोन कर देता है, दरोगा से हुँ, झगड़ा कर लेता है, कलेक्टर को सस्पेंड करा देता हूँ मैं, हाँ, काम के मामले में। हाँ, मैं वो काम करता हूँ जिससे लोकप्रियता हमारी बढ़ी है। सही के लिए खड़ा रहना है हमेशा, निडर हमेशा होके। हाँ हाँ, कहे तो हाँ, हुँ, छलनी हो जाएँगे, वापस ना नहीं कहेंगे। ये मेरी क्वालिटी है मेरे क्षेत्र में। हाँ, मेरी जनता जानती है हाँ तो हाँ, ना तो ना। हाँ। बट आपकी जर्नी में बहुत इंटरेस्टिंग एक ये भी चीज़ है कि आप जैसे आप कांशी राम से सीखे, मेधा पाटकर से सीखे, नरेंद्र मोदी से इंस्पिरेशन लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही गढ़ के आदमी से आप सीखो, आप अलग-अलग लोगों से सीख सकते हो, हुँ। बट सही समय पे सही सीख लेके आगे बढ़ना चाहिए। सही समय पर माननीय इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमको सिखाया कि हाँ, राजनीति में जो कहो करो, हुँ, गलत पैरवी ना करो, गलत आदमी के साथ कभी किसी से मिलने मत जाओ हाँ, और जिस पार्टी में हो चुपचाप रहो और ताकत इतना पैदा करो। हुँ, पहलवानी नहीं करनी है, काम हुँ, की ताकत पैदा करो, लोग तुम्हारे पीछे आए, हाँ, मीडिया तुमको खोजे, तुम किसी मीडिया के दफ्तर में मत जाना, हाँ, काम करोगे मीडिया तुमको खोजेगी। हाँ, और अमित शाह को भाई साहब देखते हैं सोरे एमएम को सरिया की तरफ ताक दे तो भी दोना हो जाएगा। ऐसा नेता इस भारत में मैंने देखा नहीं अपने 60 साल की जिंदगी में। हाँ, हाँ, इस तरह का कैडर का आदमी हाँ, जो ताक दे तो दोना हो जाएंगे। बड़े बड़े लोग अमित शाह से घबरा जाते हैं। क्यों? जी, काम के मामले में बहुत निपुण और जुबान के मामले में उतना धनी आदमी होना बहुत मुश्किल है। हाँ, हाँ, जो कह दिया वो करना है। हुँ, हाँ, चाहे वो कुछ भी कहते रहिए, वो सुनने वाले नहीं, अगर कह दिया तो फिर वो करेंगे। ये मैंने देखा है, हाँ, मेरे साथ वो कहे हैं। हाँ, हाँ, मैं उनका इसीलिए बहुत लायल हूँ। हाँ। तो आपने आपने ये बताया कि आपके आज की डेट में मेंटर जो हैं आप अमित शाह जी को मानते हैं। हाँ, खूब मानते हैं, दिल से तो मानते हैं, तो दिमाग उस से मानते हैं। मतलब उनसे आपने क्या सीख ली कांशीराम और मेधा पाटकर के बाद? उनसे ये हमने सीखा कटिबद्धता बहुत, लॉयल्टी। हाँ, जिसके साथ रहिए, जनता के साथ रहिए, जनता का लायल रहिए। हाँ, नेता के साथ रहिए, नेता का लायल रहिए। हाँ, कोई आपको गुमराह ना करे। हुँ, आप सही समय पर, सही वक़्त पर, सही व्यक्ति के साथ खड़ा रहो। हुँ, ये उन्होंने सिखाया है मुझे अपनी ज़िंदगी में। हुँ। और उस चीज़ राजनीति का में अपना पद हाँ, आते-जाते रहते हैं, लेकिन हाँ, कद बनाओ। प्रेम हुँ, सागर जी, पद के चक्कर में मत आओ दिल्ली। हुँ, अपने कद को बढ़ा लो, पद तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। हुँ, सही बात है। चलिए सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारी जनरेशन के लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी आपकी कहानी सुन के, बहुत सीख मिलेगी और बहुत हिम्मत मिलेगी कि ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है या पिताजी अगर पॉलिटिक्स में नहीं है तो आप पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते। हर चीज़ का तोड़ है बट सबसे बड़ा तोड़ जो है वो संघर्ष है। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको हमसे बात करके अच्छा लगा आपको होगा। भाई साहब ढेर सारी धन्यवाद, बधाई। आपने मुझे अवसर दिया।
थैंक यू सो मच।